राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रकोष्ठ अध्यक्षों संग बैठक में लिए गए बड़े फैसले। आरसीपी सिंह के करीबियों की हुई छुट्टी। लंबे वक्त के बाद जल्द बिहार लौटेंगे लालू यादव। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, लालू के आते ही बदलेगी सियासत। तीसरे दिन भी जारी रहा निगम कर्मियों का हड़ताल। पटना की सड़कों पर 1600 टन कचरे का अंबार, मांगों पर अड़े सफाई कर्मी। बिहार पंचायत चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल। 22 आईपीएस समेत डीएसपी और एएसपी का तबादला। हंगामे के बीच खत्म हुआ झारखंड विधानसभा का सत्र, लेकिन सदन में हुए विवाद की जांच के लिए टीम का गठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और चलिए बात करते हैं बिहार के राजनीतिक गलियारे की एक बड़ी पार्टी की। जी हां, बात कर रहे हैं जेडीयू की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक हुई। गुरुवार को आयोजित इस बैठक की समाप्ति के पश्चात जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह मीडिया से भी मुखातिब हुए और बैठक संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने बेहतर तरीके से काम किया। आगे सभी प्रकोष्ठ मुख्य कमेटी के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे पार्टी में एकजुटता बनी रहेगी। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए लोकसभा और विधानसभा के प्रभारियों का पद भी खत्म कर दिया। साथ ही 2 मुख्यालय प्रभारियों को हटाने का निर्णय भी लिया है। बता दें कि अनिल कुमार और चंदन सिंह को प्रदेश मुख्यालय प्रभारी पद से छुट्टी देने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि चंदन सिंह और अनिल कुमार आरसीपी सिंह के करीबी थे और इसीलिए उन्हें पार्टी के पद से छुट्टी दे दी गई। सहयोग से चलता है, न राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी चलाता है, न प्रदेश अध्यक्ष पार्टी चलाता है। पार्टी जो गांव से लेके, प्रखंड से लेके, जिला से लेके प्रदेश स्तर तक जितने पार्टी के साथी हैं, वो समन्वय के साथ और एकजुटता के साथ काम करते हैं, तभी पार्टी मजबूत होती है। और हमारा लक्ष्य है पार्टी को मजबूत करना। पार्टी को 2010 का जो हमारा लक्ष्य है उसको पार करना, ये हम इस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और इसलिए पार्टी को एकजुट रखने के लिए जो भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है कि पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता बर्दाश्त है। पार्टी के जब तक किसी भी परिवार में लीजिए, कहीं भी लीजिए, जब तक अनुशासन नहीं रहेगा तब तक सही ढंग से संगठन नहीं चलेगा। तो अनुशासित रहकर हम सब लोगों को पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, यही आज की बैठक का मूल निर्णय है। 2010 में हम अकेले लड़े थे क्या? उससे बाहर कीजिएगा। मैंने आप अपना थ्योरी का है हमारे मुंह में डाल रहे हैं। उससे अधिक मतलब जाने का मतलब है हमने कहा कि 2000 लक्ष्य, तो 2010 में हम अकेले लड़े थे क्या? नहीं, हम 2010 में अकेले चुनाव लड़े थे। 2010 में हम एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़े थे। आप अपनी बात को क्यों मेरे ये डालना चाहते हैं? ये जो आपने जो कहा कि जो तमाम लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, तमाम जो लोग बड़े नेता हैं उनको एडजस्ट करने के लिए कुछ रूपरेखा तमाम बड़े नेता कौन जो प्रभारी हैं तो पढ़े, सबको अलग अलग पार्टी का जो संगठन है, प्रकोष्ठ है, पार्टी है, उसमें सब लोगों को एडजस्ट कर लिया जाएगा, काम करेंगे सब। विधानसभा के 2 सीटों पर चुनाव होना है, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन विधान परिषद के 1 सीट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसके लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। जब पार्टी के नेता से बात करेंगे और तब कोई निर्णय होगा, तब आपको बताएंगे। ये प्रकोष्ठ का पुनर्गठन भी कुछ नए तरीके से होगा क्या? ये हमने जितना कहा उतना ही समझिए ना, आप अपना हिसाब से क्यों निकाल रहे हैं? जो खबर 3 दिन से चला रहे हैं, 4 दिन से, कैसा क्लास लगेगा, वैसा क्लास लगेगा, फलाना क्लास लगेगा। हेडमास्टर स्कूल है, भले स्कूल है, भले कोई स्कूल है। पार्टी का जो काम होता है वो सभी लोग मिलके, सभी के सहयोग से पार्टी का काम होता है। लेकिन आप लोग तो अपने ढंग से चलाते रहते हैं, तो हम लोग उसका नोटिस भी नहीं लेंगे।
यूपी कहा है कि जो 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसमें हम जीत कर सरकार को जवाब देंगे। तो तेजस्वी यादव ने दावा किया तो उनसे न पूछिएगा, बाकी तो हवा हो जाएगी चुनाव रिजल्ट के बाद, तब ना हम आपको बताएंगे कि कहाँ चले गए वो। बहुत बड़ा बड़ा दावा करते हैं, कोई दम नहीं, कोई दम नहीं, एक सीट नहीं जीतेंगे। और आने वाला चुनाव 2025 का देखिएगा कहाँ जाएगा। चिराग पासवान से तेजस्वी दोनों को शुभकामनाएं। सर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या कुछ संभव हो रहा है? उत्तर प्रदेश के चुनाव पर तो जब चर्चा होगी तब, अभी चुनाव हो रहा है, 2022 में तो चुनाव है। तो 2022 में हमने तो पहले कह दिया है कि मतलब बार क्या कहेंगे, हमने कह दिया कि हम महागठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हम सीटों के तालमेल की बात करेंगे। अगर हमको तालमेल में सीटें मिली तो हम समझौता के साथ चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम अपनी पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। और बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और तारापुर विधानसभा से पूर्व जेडीयू के विधायक दिवंगत नेता स्वर्गीय डॉक्टर मेवालाल चौधरी की श्रद्धांजलि सभा के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और पार्टी के कई बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल दिवंगत नेता डॉक्टर मेवालाल चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारापुर पहुंचे थे। उन्हीं के साथ बिहार सरकार के कई अन्य मंत्री भी वहां पहुंचे थे। कार्यक्रम के निकलने के बाद नाराज जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि जेडीयू के वरीय अधिकारियों ने सभा में प्रवेश करने से मना कर दिया। साथ ही सभा में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं के नामों की तैयारी की जो लिस्ट थी उसमें भी धांधली की गई है। चौधरी जी का हम लोगों के साथ बहुत ही संबंध रहा है वर्षों से। वो वाइस चांसलर वगैरह भी रहे, सब कुछ आप जानते हैं। पत्नी भी एमएलए हुई, उनका सम्मान करते रहते थे। अचानक इस कोरोना के दौर में उनकी तबीयत खराब हुई, हम लोग एक एक चीज़ को देखते रहे, लेकिन फिर भी वो चले गए। बहुत दुख की बात थी। लेकिन कोरोना का पीरियड था तो उस बीच में बहुत सारी चीज़ों पर उनको रखा गया था रेस्ट्रिक्शन, इसलिए आ नहीं पाए थे। लेकिन जैसे ही 25 तारीख के बाद हम लोगों ने सब चीज़ों को खोला है तो मेरी इच्छा थी हाँ कि उनकी पत्नी भी उनका भी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की वापसी के संकेत दे दिए हैं। दरअसल गुरुवार को गोपालगंज के बैकुंठपुर में राजद विधायक प्रेम शंकर यादव ने पिता स्वर्गीय देवदत्त प्रसाद यादव की पुण्यतिथि में पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सेहत में अब सुधार है और वे 1 महीने के अंदर पटना आ जाएंगे और फिर से जनता की सेवा में लग जाएंगे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी विधायकों के हंगामे को भी निराधार बताया। इस्लाम की बात करेंगे और कौन सा बात करेंगे, मोहब्बत क्या क्या हुआ आप लोग सब लोग जानते। तो इन लोगों का कोई काम है खाली लड़ाओ, इसको उससे लड़ाओ, इसको उससे लड़ाओ। क्या हो रहा है झारखंड में नहीं देख रहे, फालतू का बवाल। अरे जनता को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, किसान को सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। आप बताइए खाद कितना महंगा हो गया, यूरिया मिल रहा है कहीं? सारा फसल जो है बर्बाद हो गया। कोनो फसल क्षति के हिसाब से आकलन करके सरकार किसान को मदद पहुंचा रहा है, कहीं कोई काम नहीं कर रहे ये लोग। बाढ़ से लोग परेशान हैं, खाद से लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं। तो इसलिए आप लोगों की लड़ाई जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आदरणीय लालू जी की तबीयत में जो है धीरे धीरे सुधार हो रहा है।
हमको लगता है कि पटना 1 महीने के अंदर पटना भी आ जाएंगे, फिर आप लोगों की सेवा जैसे कहते तो चिंता आप लोगों को नहीं करनी। और वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के सामने 3 बड़ी मांगों को रखा है। उन्होंने पूर्व विधायक देवदत्त प्रसाद की 10वीं पुण्यतिथि में हिस्सा लेने गोपालगंज में उन्होंने हिस्सा लिया और इस दौरान तेजस्वी यादव ने पटना में राबड़ी आवास के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। कहा कि राज्य सरकार राजद के पूर्व कद्दावर नेता और सांसद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की मूर्ति बिहार में स्थापित करे। इन दोनों नेताओं की पहली बरसी मनने वाली है और इसीलिए उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह का भी आयोजन किया जाए। तो तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से बड़ी मांग की है। जी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसको जो है, क्योंकि अंतिम घड़ी में लिखा था, उसको पूरा करें। दूसरा, राजकीय समारोह मनाया जाए दोनों नेताओं का, रामविलास जी का और रघुवंश बाबू जी का। तीसरा हमारा मांग रहेगा कि दोनों नेताओं का जो है मूर्ति बिहार में लगाया जाए। और बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज बबलू अपने 4 दिवसीय दौरे पर कैमूर में हैं, जहां नीरज बबलू ने कैमूर वन प्रमंडल के वन क्षेत्रों का भ्रमण किया और इस भ्रमण कार्यक्रम में विभागीय मंत्री के साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान भी मौजूद रहे। नीरज बबलू ने विभागीय पदाधिकारियों से वन सुरक्षा, वन विकास और इको टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया और इसी के साथ उन्होंने इको टूरिज्म को विकसित करने के कई अहम दिशा निर्देश दिए। कैमूर को एक बड़ी सौगात मिलेगी इको टूरिज्म को लेकर। इसी के साथ आपको बता दें कि मुंडेश्वरी मंदिर के आसपास उन्होंने इको पार्क को विकसित करने का भी निर्देश दिया है। तो कई अहम निर्देश पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने दिया है। उसको बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल इसीलिए कल तो हम खुद से गए, पूरे जलप्रपात का हमने विजिट किया और अभी शाहबाद के अंदर जितने जलप्रपात है, आज भी हमारा प्रोग्राम है तेल्हार कुंड जाने का, वहां से फिर डैम दुर्गावती डैम जाने का। तो जितना भी यहाँ पर टूरिस्ट के लिए सेंटर हो सकता है, तमाम जगहों पर हम जा करके और प्लान बना करके उसको प्रमोट करने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसको डेवलप करने की व्यवस्था कर रहे हैं कि काफी टूरिस्ट राज्य भर नहीं, देश भर नहीं, विदेशों से टूरिस्ट हमारे यहाँ आए, इस शाहबाद में विदेश से भी टूरिस्ट आए, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। कोई बाधा नहीं है, बस करना है। पिछला आप देख रहे हैं कि कोविड की वजह से 1.5-2 साल से जो परेशानी चल रही है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। तो हम लोग अब काम की ओर अग्रसर हुए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरे सिस्टम को ठीक करें, इको टूरिज्म को बढ़ावा दें। सर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या व्यवस्था की जाएगी? सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि जो नक्सल का प्रॉब्लम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसके बावजूद भी जहां सुरक्षा कैंप की आवश्यकता होगी वहां पर हम लोग सुरक्षा कैंप लगाएंगे, जो पुलिस पिकेट की व्यवस्था होगी वो करवाएंगे ताकि टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो, ये हमारा प्रयास है। और केंद्रीय मंत्री बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के बीच मुफ्त अनाज का वितरण किया गया। कार्यक्रम जिला मुख्यालय के सोहनी पट्टी मोहल्ले स्थित गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना संक्रमण काल में लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना लाई गई। यह अनाज अन्य योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त है। भाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर सभी 80 करोड़ ऐसे जो लाभुक हैं उनको हमने पिछले 2020 के इस महामारी में जितने भी मजदूर वर्ग के लोग बाहर के हो, प्रवासी हो, उन सब लोगों को 9 महीने तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं अलग से हर एक मेंबर को, हर एक सदस्य को ये मुफ्त रूप से अनाज दिया जा रहा है। पिछले बार हम लोगों ने दाल भी 1-1 किलो या चना भी दिया था। इस बार पुनः उसी तर्ज पर अप्रैल 2021 से और नवंबर, दिवाली और छठ तक हम लोग 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं प्रत्येक सदस्य को देने जा रहे हैं। एक और प्रसन्नता की बात है कि मुफ्त में ये राशन दिया जा रहा है। उसके अलावा जो राशन वितरण से मिलता है वो मिलता ही रहेगा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों के बाद जल्द हाजिर होंगे।
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंचायत चुनाव की। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ताबड़तोड़ तबादलों का दौर जारी है और ऐसे में गृह विभाग ने 20 से अधिक IPS अधिकारियों का तबादला किया है और इसी के साथ जिलों में पदस्थापित ASP और 70 से अधिक DSP का तबादला भी किया गया है। दरअसल पंचायत चुनाव के बीच एक ही जगह पर कई सालों से जमे अधिकारियों के तबादले को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही थी और अब राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से राज्य सरकार ने अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इतना ही नहीं, दूसरी ओर प्रशासनिक सेवा में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जिसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों को एडिशनल चार्ज सौंपा गया है और इसी के साथ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे 3 IAS अधिकारियों को सरकार ने विरमित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक IAS अधिकारी नर्मदेश्वर लाल को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नया सचिव बनाया गया है और इसी के साथ ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को पंचायती राज विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल अगले आदेश तक आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेंगे। और बेतिया में हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें एक मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ दरिंदगी के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, बच्ची के शरीर पर जलने के कई निशान हैं। इसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि तेजाब डालकर बच्ची को जलाने का प्रयास किया गया है। घटना मझोलिया थाना क्षेत्र के गुदरा गांव की है, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव की एक 6 साल की बच्ची का शव शत विशत हाल में गन्ने के खेत से बरामद किया गया। लड़की की मां ने बताया कि सुगंध राम नामक युवक ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मझौलिया थाना की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहले जा रहा वैसे रात के घर में गलन हमारा, तो हमने घर में नाट पे देने से उनका के तो जाके चिटियात नाम जुआरी कर तो हमने के मारे के फिर हमने तो कर के चढ़े गए। निकालला के बाद में के 8-9 बजे करी में लड़का खेले गइल सन, तो पैसा दे के आ 2 लड़का के बेला देला आ ओकरा के लेके चल गई। दिनांक 8/9/2025 के संध्या करीब 4 बजे सूचना मिली कि गुदरा वार्ड नंबर 3 में एक 6 वर्षीय बच्ची की लाश ईंट के खेत में। और पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों का हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण पूरे शहर में कचरे का अंबार लग गया, जहां कचरे से बदबू भी आने लगी, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहीं निगम सफाई कर्मी अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। पटना सिटी के चौक शिकारपुर स्थित नाले पर गुरुवार को निगम गेट के सामने सफाई कर्मी प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते नजर आए। मेन मांग है
14-15 बरस से काम कर रहे हैं नगर निगम में, 9,000 में अभी तक मजदूरी मिल रहा है। सरकार हम लोग का मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं किया है। हम लोग का 15 बरस से कर रहे हैं, अभी तक अस्थायी नहीं किया है। हम लोग का मांग है कि जितने भी कर्मचारी हैं दैनिक 4300 सबको अस्थायी नौकरी होना चाहिए और समान काम का समान वेतन 18,000 21,000 वेतन होना चाहिए। और आउट सोर्सिंग से जो काम हो रहा है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। किसी कर्मचारी को 4,000 पर खटाया जा रहा है, कोई को 5,000 दिया जाता है, किसी को 7,000 दिया जाता है, जबकि वेतन एक किस्म का होना चाहिए, एक रूप होना चाहिए। इस तरह से अत्याचार हो रहा है नगर निगम में, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने बीते दिन हुए लाठीचार्ज के विरोध में जहां सदन के बाहर काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया, वहीं सदन के अंदर लाठीचार्ज पर लाए गए कार्य स्थगन पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्ष बीजेपी के सारे विधायक बेल में जाकर जमकर नारेबाजी करने लगे। सदन में स्थानीय समाचार पत्र की प्रतियां भी लहराई गई। सरकार ने किया था, ये दमनकारी नीति के विरुद्ध में हम लोग आज पुरजोर तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं। और आगे यहाँ सदन से बाहर निकलते भी, सदन समाप्त होने के बाद भी पूरे राज्य में जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इस राज्य की सवाती को, जनता के हितों की लड़ाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। देखिए, भटकाने के लिए हो चाहे बहलाने के लिए हो या राजनीति के लिए हो, लेकिन किसी संवैधानिक संस्था को इस तरह से किसी पार्टी जो सत्ता में आई है, सत्ताधारी है, वो उसका यदि अवमानना करेगी, वो संविधान की खिलाफत करेगी, संविधान के मर्यादाओं को तोड़ेगी, तो इसके खिलाफ एक प्रहरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ेगी। और कल हम लोगों ने वही किया। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हजारों युवा यहाँ आए थे, निहत्थे आए थे, महिलाएं आई थी, आदिवासी महिलाएं आई थी, और जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, ये अंग्रेजों के शासनकाल को भी शर्मसार करने वाला था। नमाज के लिए कक्ष आवंटित होने पर उपजे विवाद के निपटारे के लिए स्पीकर ने 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति बनाई है और यह समिति 45 दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन सौंपेगी। स्पीकर ने आग्रह किया है कि यह समिति समय सीमा से पहले प्रतिवेदन सौंपे। सर्वदलीय समिति में वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को संयोजक बनाया गया है, जबकि प्रदीप यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, सरफराज अहमद, विनोद कुमार सिंह, लंबोदर महतो और दीपिका पांडे सिंह को सदस्य बनाया गया है। दरअसल सदन के आखिरी दिन लंच से एक बार फिर सदन में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। दिनांक 3 सितंबर 2021 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 9 सितंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र के कुल 5 बैठकें हुई। दिनांक 3 सितंबर 2021 को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश के प्रति सभा पटल पर रखी गई। विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा में पारित विधेयकों की विवरणी सभा पटल पर रखी गई, जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना अनुमति प्रदान की। सत्रों में आप सभी माननीय सदस्यगण अपनी सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी निभाएंगे और पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग मुझे प्राप्त हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारतीय मजदूर संघ भी अब देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग को लेकर आंदोलन का रुख अख्तियार कर चुकी है। गुरुवार को भारतीय मजदूर संघ की ओर से जिला मुख्यालयों पर देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। इसके माध्यम से संघ द्वारा देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की गई। मजदूर संघ केंद्र सरकार के बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए यह कार्यक्रम रखा है। केंद्र सरकार को हर हाल में यह बढ़ती हुई महंगाई को रोकना है। भारतीय मजदूर संघ अपना सख्त कदम उठाया है और वह हर एक उपायुक्त कार्यालय पे इस विषय को रख रहा है कि हर हाल में केंद्र सरकार को बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाना अनिवार्य है, अन्यथा भारतीय मजदूर संघ अभी सड़क पर उतरा है और इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा और हर हाल में भारतीय मजदूर संघ केंद्र सरकार से महंगाई पर लगाम लगवाएगा। और जमशेदपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला
फूंका गया। आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। बता दें सीएम आवास के घेराव करने की भी कोशिश की गई। सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया है। जमशेदपुर में आजसू ओबीसी मोर्चा का विरोध प्रदर्शन देखा गया। बता दें कि सीएम आवास के घेराव करने के दौरान लाठीचार्ज भी हुआ। सोरेन का पुतला दहन किए हैं मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, क्योंकि कल सामाजिक न्याय मार्च हम लोग आजसू पार्टी के 8 जिला के कार्यकर्ता और नेता मुख्यमंत्री आवास पे उनके द्वारा किए गए वादा को पूरा करने के लिए आसमान पत्र के माध्यम से 10.5 लाख की संख्या में पत्र उनके आवास पर पहुंचाने जा रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से हमारी मार्च जा रही थी, जिसको उन्होंने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करके एक बार आजसू के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है, पिछड़ों की आवाज को बंद करने का प्रयास किया है। जितना हम लोगों का आवाज को बंद करने का कोशिश किया जाएगा, आजसू पार्टी के नेतृत्व सुरेश महतो जी के निर्देश पर हम लोग उतने ही व्यापक रूप से आंदोलन करेंगे और महिलाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका विरोध करते हुए आज हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं। सर नाम और पद बताइए। मेरा नाम प्रकाश विश्वकर्मा है। और गुरुवार को हरतालिका तीज मनाया गया, जहां महिलाओं ने अपने पति के लंबे उम्र को लेकर व्रत किया, शिवजी की पूजा की। सुहागिनों ने पति के लंबे उम्र की कामना की और हरतालिका तीज को लेकर बाजारों में भी रौनक दिखी और महिलाओं के चेहरे पर भी खुशी देखी गई। भगवान शिव से, भगवान महेश से यही मांगा गया कि उनके पति की जो उम्र है वो लंबी हो। जमशेदपुर की ये तस्वीर। हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। हम हर एक साल इसी तरह अपने हस्बैंड के लिए बनाते हैं, उनके लंबी आयु के लिए मनोकामना करते हैं। तो इसमें निर्जला फास्टिंग करके फिर हम लोग पूजा वूजा करके इसमें अपना जो जैसे समाज के लोग हैं यहाँ क्लब हाउस पे नाच गाना करते हैं, खूब मतलब हम लोग एंजॉय करते हैं। उसके बाद अपने घर जाके फिर हस्बैंड के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। त्योहार और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।